सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 454 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी उन चारों डीमंस से ही होती है, जो कि उन दोनों से कहते हैं कि हम तुम लोगों को बता दें कि हम लोग कई सालों से स्टीवर्ट जू के साथ काम कर रहे हैं। हम तुमसे ये कह सकते हैं कि स्टीवर्ट जू के लिए कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रीन डीमन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, ओल्ड ली तो इन दोनों से काफी ज्यादा क्रिपल हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ तक फाइट की थी, मगर फिर भी स्टीवर्ट जू की वजह से वो एक बार फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़े हो पाए। न सिर्फ खड़े हो पाए बल्कि वो बड़ी ही आसानी से इटर्नल स्टेज तक भी पहुंच गए। तो अब तो ये सुनकर के क्विलिंग और यूलिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी क्विलिंग रुकते हुए कहता है कि मगर लेकिन आखिर स्टीवर्ट जू असलियत में है कौन। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें हमारे हीरो जूफेन को दिखाया जाता है कि वो अभी भी उसी शमशान के पास में बैठा हुआ होता है और अभी भी कंटिन्यू उन ग्रेव्स की यिन एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ा रहा होता है। तभी अचानक से उसे अपनी साइड पे से किसी को आता हुआ फील होता है और फिर वो अपनी आंखें खोल करके उस ओर देखता है और अपनी कल्टीवेशन को रोकने के बाद वो खड़े होते हुए कहता है, ओ तुम्हें गए हुए अभी एक पूरा दिन भी नहीं बीता और फिर भी तुम लोग ऑलरेडी यहाँ पे वापस आ गए। और क्या तुम लोग अब ऑलरेडी पहले ही ठीक हो चुके हो और यहाँ पे फिर से मुझसे फाइट लड़ने के लिए उत्सुक हो। मगर लेकिन इस बार मैं तुम लोगों से पहले ही कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों के ऊपर अब और ज्यादा दया बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। अब इधर जूफेन की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग और यूलिंग दोनों ही जूफेन के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और फिर उसके सामने वो दोनों लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और नीचे जमीन पे अपना सिर जोरों से मारते हुए जूफेन से कहते हैं कि जूफेन प्लीज हमें माफ कर दो हमारी इतनी ज्यादा एक्सेसिव इग्नोरेंस के लिए। तो कुछ भी इतने टाइम तक हमने तुम्हारे साथ तब से लेके अब तक किया। हम लोग स्टीवर्ट जू के सामने भीख मांगते हैं कि वो प्लीज हमारे पास्ट में की गई हमारी सारी गलतियों को माफ कर दे और हमारे बच्चों की जिंदगी को बचा ले। तो अब इधर उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी कुछ देर के लिए उन लोगों की ओर देखता है, अगर इसी के साथ फिर वो मुड़ते हुए उन लोगों से कहता है कि नहीं, और इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर जुआन आ जाते हैं और जूफेन से कहते हैं कि सर जुओ, बच्चों की जान खतरे में है और उनका भविष्य पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, तो फिर आखिर आप उन दोनों को क्यों नहीं बचाते। जूफेन कहता है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं जानता, फिर आखिर मैं उन लोगों को क्यों बचाऊं। एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं कि तो फिर सर क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हैं। तो जूफेन कहता है कि एल्डर जुआन, आप मेरे एक्सपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड्स नेचर के ऊपर डिबेट करने वाले फ्रेंड हैं, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये महज सिर्फ एक डिबेट है, कोई एहसान नहीं, तो इसलिए मैं स्टिल इस चीज को अभी भी रिफ्यूज करता हूँ। तो जूफेन की ये बात सुनने के बाद में वो लोग अब और भी ज्यादा दुखी हो गए होते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों ने नीचे जमीन में अपना सिर मार मार करके अपना सिर भी फोड़ लिया होता है, मगर फिर भी जूफेन उन लोगों को माफ करके उनकी मदद नहीं करता है। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि तो फिर सर जुओ, अगर मैं इस टाइम पर उनकी जगह पर मौत की कगार पर होता तो क्या फिर आप मुझे यहाँ पर बचाते। तो जूफेन कहता है कि एल्डर जुआन के बिना मेरे पास दाव के ऊपर बात करने के लिए कोई भी नहीं होता, तो इसलिए ऑफ कोर्स मैं आपको जरूर बचाता। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि तो ठीक है, फिर मैं अपनी जिंदगी को उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे की जिंदगी के लिए एक्सचेंज करता हूँ, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो अब एल्डर जुआन की ये बात सुनने के बाद में जूफेन को भी एक झटका लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और कहता है कि क्या एक्सचेंज। एल्डर जुआन, मगर ये आखिर बराबर कैसे हो सकता है। तो एल्डर जुआन कहते हैं कि क्या ये नहीं हो सकता, जब तक ये नंबर स्टेबल रहते हैं तब तक ये जीवन फलता फूलता रहता है, मैं उनकी जिंदगी के लिए यहाँ पे मर जाऊंगा या फिर वो लोग मेरी मृत्यु के लिए जिएंगे, और जब तक परिणाम बिल्कुल सेम रहेगा तो फिर इससे किसी को भी परवाह नहीं होगी। और डीमंस सारी बुराइयों का सोर्स हैं और वो डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सब कुछ जो कुछ भी हम जानते हैं, लेकिन राख में एक नया जीवन उभरता है और डीमंस का अपना खुद का एक पाथ होता है और वो जो कुछ भी मृत्यु को फैलाते हैं वो जीवन लाती है, और ये सब कुछ प्रकृति के तरीके के अनुरूप ही है। और अब मैं भी अपनी इन पुरानी हड्डियों को एक यंग वन के फ्यूचर के लिए देता हूँ और ये मरने का एक सबसे अच्छा तरीका है। अब जूफेन भी एल्डर जुआन के इन सारे प्रवचनों को सुनने के बाद कहता है कि डेमोनिक पाथ डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जीवन को धारण करता है, और इस क्रूल दुनिया को डीमंस बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो वो एक नए जीवन का पोषण कर रहे हैं और सभी पापों को तोड़ते हुए और भी ज्यादा डेमोनिक बनते जा रहे हैं। मौत के लिए जिंदगी और दुनिया की
भलाई के लिए डिस्ट्रक्शन। तो अब एल्डर युआन की ये सारी बातों के ऊपर ध्यान देने के बाद जू फेन को तो ये सारे प्रवचन अच्छी तरीके से समझ आ जाते हैं, मगर आल्सो मुझे तो घंटा भी कुछ समझ में नहीं आया। मगर कोई नहीं, स्टोरी में आगे जू फेन कहता है कि एल्डर युआन आपने मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी, इसलिए अब मैं आपकी मदद जरूर करूंगा और अब आपको अपनी खुद की लाइफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एल्डर युआन कहते हैं कि सर जुओ, तो क्या आप उन दोनों में से किसी एक की मदद करेंगे? तो जू फेन कहता है कि एक की मदद करने के बाद मुझे पता है कि एल्डर युआन बाकी दूसरे वाले की जिंदगी को बचाने के लिए मुझसे फिर से अपनी जिंदगी देने की बात करेंगे, इसलिए सिर्फ आपके लिए मैं उन दोनों को बचाऊंगा। तो जू फेन की ये बात सुनने के बाद में फिर एल्डर युआन अपने मन में कहते हैं कि सचमुच में जू फेन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और ये ऑन द स्पॉट सब कुछ समझने में सक्षम है। तो अदर एल्डर युआन के ये सब सोचने के बाद में हमें कहीं एक और जगह ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि कोई दो एल्डर्स कहीं उड़ करके जा रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ में हमें उन दोनों के नीचे लिu ज़ू को भी दिखाया जाता है, जिसके की साइड पे सिस्टर हु मेयर भी खड़ी होती हैं। तभी हु मेयर लिu ज़ू से कहती है कर्ड्स एल्डर्स फाइनली पेट्रोलिंग पर निकल गए हैं और अब हमें बस उन दोनों के अंदर आने की जरूरत है और फिर हम लोग उन दोनों लोगों को खत्म कर देंगे, क्योंकि किसी भी इंटरनल डिसाइपल के ऊपर अटैक करना एक मृत्युदंड ही है। मगर सिंस क्योंकि लास्ट मिनट पर हमारी प्लानिंग्स फेल्ड हो गई, तो अब तभी लिu ज़ू भी कहता है कि अब क्योंकि उनकी सजा खत्म होने वाली है और अगर हम और भी ज्यादा लेट करते हैं तो वो लोग फिर से अपना कमबैक कर लेंगे, तो ये चीज हमारे एलाइट डिसाइपल के स्पॉट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगी। तो इधर हु मेयर भी उसकी ये बात सुनने के बाद उसकी बात के लिए एग्री करती है और उससे कहती है कि सेकंड सीनियर ब्रदर, हम लोग तो यहाँ तक कि जू फेन के बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आखिर उसकी बैकग्राउंड में आखिर कौन सा एल्डर या फिर वेनरेबल हो सकता है। तो अब इधर हु मेयर की ये बात सुनने के बाद में लिu ज़ू भी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो फिर हम ऐसा करेंगे, हम उसे अपने तरीकों से फ्रेम करके उस पानी का पूरी तरीके से टेस्ट करेंगे। तो अब लिu ज़ू के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और इसी के साथ में हमें अगला सीन लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, यहाँ पे कि जू फेन और वो सभी लोग वापस से लेबर ऑफिस में आ गए होते हैं। क्वी लैंग काफी ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ फेन से कहता है कि स्टीवर्ट जू प्लीज इस रास्ते से आइए, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल्स क्वी लैंग को ये सब करता हुआ देख करके कहते हैं कि देखो जरा क्वी लैंग आखिर कब से इतनी ज्यादा लाइन पर आ गया है और यूलिंग को भी देखो, वो भी कितनी ज्यादा शांत है। तो क्या ये सब जू फेन वास्टल के बॉडीगार्ड्सों की वजह से हुआ है, जिन्होंने कि इन कमीनों को कुछ अच्छा सबक सिखाया होगा। तो अब उन लड़कों के इतने कहने के साथ ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ से कि जू फेन और वो सभी लोग गुजर रहे होते हैं। तभी जू फेन कहता है कि मैं बस यहाँ से कुछ ही दिनों के लिए गया था, लेकिन ये जगह ऑलरेडी इतनी ज्यादा बिखरी हुई है जो कि तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। क्वी लैंग और यूलिंग तुम लोगों की अपाहिज बहन और बेटा, जब उन दोनों को दूसरों की तरह अपना घर छोड़ करके इस कचरे में डाल दिया गया होगा। तो अब जू फेन की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग कुछ भी नहीं करता, हंसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू ये सब कुछ हु मेयर के कर्ड्स की वजह से हुआ है। कहने के बाद वो सभी लोग उस रूम की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जिस रूम में गेंगर और यूएर घायल पड़े होते हैं। तभी इसके अगले ही पल जू फेन उस कमरे के सामने आ जाता है। तभी अचानक से उस कमरे से उसको चारों डीमंस की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं ब्रो मुझे यकीन है कि ये लड़का 1 महीने में जाग जाएगा और ये लड़की उसके आधे महीने में, जबकि रेड डीमन कहता है कि नहीं ये दूसरा तरीका है, उनके घावों को देखो जरा, उनके इतने जल्दी जागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी दूसरा कहता है कि ठीक है फिर लोगों के ऊपर एक 5th ग्रेड की पिल की बैट लगाते हैं, जबकि तभी वहाँ पे उस कमरे में क्वी लैंग आते हुए कहता है कि अच्छा क्या वो लोग मेरे बेटे और यूएर के ऊपर किसी तरीके की शर्त लगा रहे हैं। तो गाइस अब इधर क्वी लैंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है खत्म और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया।